हेलो बच्चों, पिछले जो क्लास में मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की थी और उसके तहत मैंने 36 से 44 तक की बात मैंने पूरी की। समान नागरिक संहिता तक की बात की। समान नागरिक संहिता जो है वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी मेंस में पूछे जा सकते हैं, तो वो विस्तार से उसको अलग से बता देंगे। ठीक है, वो अलग किसी सेगमेंट्स में मैं इंडिविजुअल रूप से चर्चा करूंगा। समान नागरिक संहिता जो है में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आएंगे और कौन कौन सा उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ये तमाम बातें वो अलग किसी सेगमेंट में हम बताएंगे। आप लोग के लिए जो अगर क्रियान्वयन पूछा तो आप इतनी की चर्चा करेंगे, ज़्यादा की चर्चा नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्टिव के ख्याल से भी आर्टिकल 44 में एक समान नागरिक संहिता की बात की गई, वहीं तक आपको सीमित रखना है। और एक चीज़ ये जान लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के ख्याल से कि कौन सा राज्य है जिसने जहाँ एक समान सिविल संहिता लागू है, तो वो है गोवा। ठीक है, बहुत बच्चे जानते भी होंगे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 45 पर। अब देखिए ये 45 जो है ये इसमें संशोधन हुआ। जो मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उसमें था कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये बातें थी मूल संविधान में, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के 21A में जगह दी गई। जीवन के अधिकार में, बच्चों के जीवन के अधिकार में शामिल किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी शामिल किया गया। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य में भी इसकी चर्चा की गई। 11वां मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया अभिभावकों के लिए। ठीक है, अब इसमें एक संशोधन ये कर दिया गया कि राज्य 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्योंकि 6 से 14 साल वाला फंडामेंटल राइट्स में भी डाल दिया गया और डायरेक्टिव और आप देखेंगे तो उसमें भी डाल दिया गया, मौलिक कर्तव्य में भी डाल दिया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक में उसकी थोड़ी सी संशोधन करके ये बात भी जोड़ दी गई कि 6 से 14 वाला तो था ही, 6 से तक के बच्चे को, 6 वर्ष तक के बच्चे को। ठीक है, अब वो आरटीई कानून जब लागू हुआ तब इस चीज़ को संशोधित किया गया। अब ये देखो, ध्यान में रखो, आप पूछेगा इम्प्लीमेंटेशन तो आप समझोगे नई जो शिक्षा नीति आई है अब उस पर ध्यान दो। तो राज्य ने इसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया। राज्य देखिए, अब 6 साल में, पहले क्या था कि 6 इयर्स में बच्चे जो हैं अब वो 1 में जाएंगे, तो ठीक है वो नियम लागू किया था 6 साल से वाले। अब ये प्री वाला देखिएगा, वो जो सेशन था, ठीक है, अब 3 साल में ही एडमिशन शुरू है। वैसे कहें तो मॉन्टेसरी वगैरह में तो पहले भी होता ही था, लेकिन ये सरकार के स्तर पर ये जो नियम बनी है 5+3+3+4 वाला, तो आप ये 6 साल के जो कम बच्चे हैं उसकी देखिए शुरुआती देखभाल की बात की गई है। और अगर आप देखेंगे आंगनबाड़ी योजनाएं जो चलाई जाती है, पोषाहार कार्यक्रम चलता है, ये सब देखिए वो छोटे बच्चे में कुपोषण की मात्रा न हो, कुपोषित बच्चे न हो, इसके लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो सब इसी का अंग है, अनुच्छेद 45 का ही अंग है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्रियान्वयन में ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको सब ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 46 क्या कहता है, 46। अब हम आते हैं अनुच्छेद 46 पे। अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनको शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने, सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करने का राज्य प्रयास करेगा। अब इसमें देखिए समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति,
वो शैक्षणिक, देखिए तो 15/4 के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सबको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो राज्य की जो इसको क्रियान्वित किया राज्य ने। 16/4 के तहत नियोजन में किया। ठीक है, ताकि उसको नौकरी प्राप्त हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ठीक है, तो शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन के लिए राज्य ने प्रयास कर दिया आरक्षण दे करके, ताकि सामाजिक अन्याय खत्म हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, शोषण समाप्त हो। ठीक है, ये सारी बातें देखिए क्रियान्वयन के स्तर पर कौन कौन सा काम करने से क्या हो जाता है, इसी का इम्प्लीमेंटेशन है वो। ठीक है, अनुच्छेद 45 का। इसके लिए सरकार ने अगर उसका शोषण होता है, समाज के कुछ वर्ग शोषण करते हैं, इसके लिए अलग से उन्होंने कानून बनाया और उसके लिए आयोग का गठन किया, जहां उस शिकायत की जाती है, सुनवाई की जाती है। देखिएगा, जब कभी भी अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण होता है तो अनुसूचित जाति आयोग जो है वो क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग भी गठित किया गया, और हमारे जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी पिछड़ा वर्ग आयोग भी गठित कर दिया। ठीक है, पहले पिछड़ा वर्ग होता था, आयोग गठित होता था, लेकिन वो विशेष आरक्षण वाले कामों के लिए ही होता था। तो वो काम खत्म हुआ तो उनका काम खत्म है। लेकिन अब अस्थाई पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसे अनुसूचित जाति आयोग है, वैसी पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन कर दिया गया। तो ये जो है इसके क्रियान्वयन हुए। ठीक है, और अब हम आते हैं अनुच्छेद 47। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगाए गए। अब सब एस्पेक्ट समझिए। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, अब देखिए बहुत सारे ऐसे दवाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए, अगर देखें तो ये ड्रग्स के रूप में अगर आप लेते हैं तो आपका जो सेहत नुकसान पहुंचता है। लेकिन बहुत सारी दवाएं बनती हैं, खासकर मस्तिष्क के रोगों के लिए, निश्चेतन करने के लिए, अगर ऑपरेशन में निश्चेतन करने के लिए इस तरह के दवाओं का प्रयोग किया जाता है और उसको लोग ले लेते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा हमारे सुशांत जी के जो मर्डर केस में चल रहा है मामला, ठीक है, उसमें उनका ड्रग्स वाला मामला चल रहा है। तो रिया चक्रवर्ती जी जो है वो कहती हैं कि वो ड्रग्स जो है वो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनके प्रेस्क्रिप्शंस पर उनको दी गई थी। तो अगर मानसिक कोई तनाव होता है तो ये सारे छोटे हल्की मात्रा में दी जाती है। अब ये दूसरी बात है कि अब कितनी मात्रा में दी गई, क्या दी गई, ये तो जांच का विषय है, इससे हम पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस पर जाऊंगा कि ड्रग्स जो है वो प्रेस्क्रिप्शंस के पर ही, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही वो सब दवाएं मिला करती है। डोपामाइन वगैरह जितनी भी दवाएं मिलती है वो सब प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलेगी, यानी वो प्रतिबंधित है, औषधीय प्रयोग के लिए है। जैसे अफीम है, ओपियम है। अब ये उसका उत्पादन होता है तो इसके लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था है, आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी औषधि प्रयोग होती है, औषधीय के लिए प्रयोग के लिए ही उसका किया जाता है। अब उसको लोग ले लेते हैं ड्रग्स के रूप में, वो दूसरी बात है। ठीक है, उसके ड्रग्स बनते हैं तो वो उसको औषधीय प्रयोजन से भिन्न हुआ, औषधीय प्रयोजन से भिन्न प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए गए। और भी एक चीज़ है बेटा, ठीक है, मैं फिर यहाँ पे चर्चा करता हूँ, हमेशा करता हूँ, क्योंकि आप लोग को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। मैं कुछ मुद्दे पे मुखर होकर भी बोलता हूँ, और आप भी इस बात को समझिए कि जो संविधान में जो तत्व दिए गए इनको हमको पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर भी देखना है, और इसको बायस्ड होकर नहीं देखना चाहिए मेरी दृष्टि से। ठीक है, जैसे ऑक्सीटोसिन की सुई, अब ये ऑक्सीटोसिन की सुई पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि एक हार्मोनल सुई है
जब इसको इस ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है कब, जब कोई जो माँ जो है बनती हैं उस समय प्रसव पीड़ा जब होती रहती है तो उसके मतलब मसल्स को जो रिलैक्स करने के लिए ऑक्सीटोसिन सुई दी जाती है ताकि वो फैलाव हो जल्दी और इजीली प्रेगनेंसी हो पाए। तो ये जो ऑक्सीटोसिन की सुई है ये जानवरों को भी दी जाती है, सब जो भी मदर बनती है उनको सबको दी जाती है। अब इसके आप इसके ये को तो रोक नहीं सकते हो, ठीक है। और ध्यान में रखिए इसका दुरुपयोग क्या होता है, ठीक है। इसका दुरुपयोग ये होता है कि आप देखेंगे, और ये पटना में अगर आप देखो तो शहरों में ये बहुत ये दिखता है कि जितने भी आप देखेंगे दूध का जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो घर घर जाकर के दूध देते हैं, ठीक है। अब उसमें देखिएगा रास्ते में ही वो सुई रखा रहता है ऑक्सीटोसिन का और गाय को मार देता। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गाय विदिन ए 2-3 मिनट्स उसके थन में इतना दूध उतर जाता है कि वो चिल्लाने लग जाती है, ठीक है। अब आप इसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, वैसा दूध पी करके हम लोग दुष्प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये धड़ल्ले से बेचा जा रहा है बिना डॉक्टर्स के प्रेस्क्राइब किए हुए। आप ऑक्सीटोसिन की सुई देना ये एकदम वर्जित है, लेकिन कैसे मिल जाता है लोगों को। इसका मतलब है कि राज्य यहाँ पे अंकुश लगाने में फेलियर हो जाता है। इसमें ड्रग्स जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट्स है, उनको लगातार इस पर प्रहार करना चाहिए और इस इंस्पेक्शंस करने चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। और आप हम लोग माता कहते हैं गाय को, और आप अगर किसी से देख लें तो गाय जो है 3 सालों में ही उनके पैसे वसूल हो जाते हैं, 1-2 ही साल में। 3 सालों में गाय जो है उसके हड्डियों से कैल्शियम डीके होते होते चलने के काबिल नहीं रह जाती है। रास्ते में कभी दिखाई पड़ेंगे, आप पड़ेंगी माँ आपकी, माता जी कहते हैं हम लोग ना, तो माँ आपकी दिखाई पड़ेंगी, ठीक है, चलने के काबिल नहीं रह जाती। लेकिन हम लोग उसके विरुद्ध कभी आवाज़ उठा नहीं सकते, ठीक है। मैं इस मुद्दे पर बहुत नहीं बोलूँगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये है बेटा, ये एग्जिस्ट करता है। जो हम लोग जो जितना रिएक्शनरी बनते हैं तो हम लोग को इसके प्रति भी रिएक्शन बरतना चाहिए, ठीक है। माता कह कह के हम लोगों ने बहुत दुर्गति बनाई है। गाय की दुर्गति बनाई, गंगा मैया दुर्गति बनाई, इतना प्रदूषित किया। जिस की माँ को माँ कहा, पृथ्वी माँ कहा, उसकी भी दुर्गति की। जिस को माँ कहा उसकी हम लोग दुर्गति बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस पर रोक लगाई गई है। और बिहार सरकार जो है शराब पर प्रतिबंध लगाई है, ठीक है, बिक्री पर रोक लगाई गई है, ठीक। तो ये आपका जो बिहार सरकार का शराब पर प्रतिबंध है, ये पूछा जा सकता है कि बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन को पर ये प्रतिबंधित किया गया। तो अनुच्छेद 47, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में आपको इसका ध्यान रखना है क्रियान्वयन पे। इसके बाद जो है कई रोगों के लिए से लड़ने के लिए सरकारें जो है योजनाएं बनाती रहती हैं। ये सब इसके अंतर्गत में, क्रियान्वयन के अंतर्गत में आएगा, 47 के अंतर्गत में। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? 48, गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उसकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन, ठीक है। तो गाय के एक पक्ष की तो मैंने चर्चा की। अब इसमें है कि दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई जाएगी और जो नस्ल है उसमें उसके सुधार करने के लिए प्रोत्साहन की जाएगी। और इस क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया, ठीक है। इसमें जो है नस्लों में सुधार को लेकर के बहुत विधियों से हम लोगों ने, वैज्ञानिक विधियों से इसकी ओर हम लोगों ने बहुत नस्ल तैयार किए हैं।
ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत अहम है। और वैज्ञानिक शोधों पर हम लोग जो है इस पर ध्यान देंगे तो इसमें की जा रही है। पशुपालन को आप देखेंगे बहुत प्रमुखता दी गई है, और कृषि और पशुपालन ये दोनों इसके अंतर्गत में आता है, इस 48 के अंतर्गत में। और हम लोगों ने निरंतर सुधार किया इस ओर। आप इसमें ट्रांसजेनिक कृषि इसको भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत में ला सकते हैं। कृषि की जो नई नई तकनीकें लाए हैं, ठीक है, श्री विधि है, सिद्धांत की खेती है, ड्रिप सिंचाई है, तमाम जितनी चीज़ें सब 48 के क्रियान्वयन में आ जाता, आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, आप जो है जो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर करके आप जो फसल उपजा रहे हो, ठीक है, वो सब इसके अंतर्गत में आएगा। ठीक है, हालांकि उसमें अभी कुछ प्रतिबंध लगे हैं, खाद्य फसलों पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन अखाद्य जो फसल है जैसे कपास है, बीटी जो कपास कहते हैं, बीटी बैसिलस थीरोजेनेसिस कॉटन, उसका हम लोग अभी उत्पादन करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। वस्त्र उद्योग में वो हम लोगों ने विश्व में कपास का उत्पादन करने का श्रेय तो हम ही लोग को जाता है, लेकिन उस क्षेत्र में हम लोगों ने अभी भी बहुत प्रगति की है। ये सब इसी के कृषि के अंतर्गत में ही आएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने शोध बहुत की है। अब इसमें कह सकते हैं कि ICAR ने इस पर बहुत काम किया है। अब देखिए, इन सब की चर्चा करनी है, और अगर आप कोई पॉलिटी में आया ये प्रश्न ध्यान में रखोगे, अगर आपको इकोनॉमी में प्रश्न पूछा है, कृषि का पूछा है, तो आप इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल की भी चर्चा थोड़ी सी जरूर कर दीजिएगा वहाँ। तो लगेगा कि इस लड़कियों को पॉलिटी और इकोनॉमी को कैसे जोड़ना है, ये कला आती है। आप पूछते हो कि सर कैसे नंबर अधिक आ सकता है, तो ये सब तरीके हैं। ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। बिहार सरकार कृषि के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार मिल रहे हैं। और आज अगर पढ़ा होगा पेपर में, तो एक जो अब बीज का जो है सरकार जो बीज उत्पादन को भी जो कंपनियां कर रही हैं, उस बीज पर वो एक QR स्कैन जो हम लोग आजकल बहुत प्रचलन में हो गया, वो QR स्कैन जो है वो अपना डालेगी उस रैपर पर, और उस QR स्कैन को आप स्कैन करोगे तो बीज की DNA स्ट्रक्चर वगैरह सब उसमें आपको सम्मिलित करना, और किस प्रकार की भूमि पर ये इस्तेमाल होगा, कितनी इसकी में नमी की मात्रा होगी, कब इसको एप्रोप्रिएट बोना है, कितना इसमें तापमान की आवश्यकता है, उसकी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट सारे उसमें समाहित होंगे। आप QR स्कैन करके सब देख सकते हो ये। और इससे क्या होगा कि इससे पता चलेगा कि अगर कोई बीज किसी क्षेत्र में अच्छा उत्पादन नहीं कर रही तो उसके क्या कारण है, उसका एनालिसिस करना ये इजीली हो जाएगा। वो चूंकि QR किसको आपने रोपा है ये QR स्कैन से पता चल जाएगा। तो ये एक वैज्ञानिक रीति से, विज्ञान का प्रयोग करने से, तकनीकी का प्रयोग करने से बहुत फायदे होंगे। ठीक है, भविष्य में इसके रिजल्ट और भी अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखो, ये सब चीज़ें जोड़ना, ये सब नई नई चीज़ों को प्रतिदिन पेपर में देख करके उसको जोड़ना है, और अपने नोट्स को अद्यतन बनाना। ठीक है, ध्यान में रखना बेटा। तो इसको जो है आप बोलेंगे, और हरित क्रांति जो लाई गई और नई नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया, जैव प्रौद्योगिकी का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इन सब को आप इस 48 के क्रियान्वयन में लिखेंगे। ठीक है, और अगर स्मार्ट कोई टीचर हो, जैसे UPSC में पूछता, अगर उस तरह से पूछे कि अनुच्छेद 48 का क्रियान्वयन में बिहार सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है, अब बताएगा नहीं कि क्या पढ़ना, बस क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है, इस कथन की समीक्षा करें। अब जो बच्चा ढंग से पॉलिटी में अनुच्छेद 48 नहीं पढ़ा, वो कृषि और तमाम इन सब चीज़ों को दिमाग में नहीं रखा, वो नहीं कर पाएगा। तो कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है,
ये 3 चीज़ों के क्षेत्र में बिहार सरकार जो है एक समन्वित कार्यक्रम लेकर के आई है। इसलिए देखिएगा प्रधानमंत्री ने जो इलेक्शंस में के पहले उन्होंने अभी जो पहला उन्होंने संबोधन किया है उसमें कहा है नीली क्रांति, श्वेत क्रांति और पशुपालन के जरिए बिहार में एकदम विकास की नई धारा बहा देंगे। चलिए उसका डजंट मैटर, हम उसके पॉलिटिकल ये में नहीं जाते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इन 3 क्षेत्रों में वास्तव में काम किए जाएंगे। इसकी रूपरेखा बन गई, अब उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। मत्स्य पालन के क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। इन लॉकडाउन के समय में, ठीक है, जितने भी हमारे प्रशासन में हैं उन सबसे मेरी बात होती रहती है। इस लॉकडाउन के पीरियड में तालाब की खुदाई बहुत गाँव में हुई है। आप लोग बहुत गांव से भी रिलेटेड रहे हुए, तो ये मनरेगा के तहत बहुत तालाब को करवाया गया और उसको करवा करके अब उसमें पानी का संचयन ये बरसात में करके अब जो है उसमें मत्स्य पालन गांव-गांव में इस प्रकार किए जाने की रूपरेखा रख दी गई है। ठीक है, इससे ग्राम पंचायतों के आय में भी बढ़ोतरी होगी और एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो किसान जो हैं उनके जो 2022 तक उनके आय में जो दुगनी स्तर पर लाना है, इसके लिए ये एक असिस्टेंट्स वाला काम करेगा और साथ साथ कृषि के क्षेत्र से जोड़ करके पशुपालन, कृषि के क्षेत्र से जोड़ करके मधुमक्खी पालन, कृषि के जोड़ से देखिए मधुमक्खी वाला भी बहुत बिहार में इम्फेसिस डाला गया। ये सब इसी में आएगा बेटा, 48 के क्रियान्वयन में ही आएगा। तो इसको विस्तार से आपको जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी सब जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ के पढ़ना है क्रियान्वयन के स्तर पर। ठीक है, बच्चे मैंने कहा 49 पे आता हूँ, लेकिन मैं कहा एक चीज़ भूल गया, मैं इसको जोड़ता हूँ। अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत में कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। अब देखिए इस पर कितना काम हुआ। ये 48 पर तो सबसे सर्वाधिक काम हुआ, 48 का भी जोड़ा गया तो इस पर भी सर्वाधिक काम हो रहा है। पर्यावरण की संरक्षण हेतु 1995 ईस्वी में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाया गया। 2010 में एनजीटी का गठन किया गया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, आप एनजीटी कितना क्रियाशील रह रही है देख रहे हो। वन्य जीवों एवं वन की रक्षा करना, आप देखो वनारोपण को इसमें पूरा उड़ेल देना। वन रोपण, वृक्षारोपण कार्यक्रम देख रहे हो कितनी तेजी से चल रही है। जो हमारा वित्त आयोग के द्वारा जो बंटवारा होता है उसमें भी पर्यावरण के आधार पर वित्तीय बंटवारा हो रहा। इसके कारण इस पर बहुत जोर दिए जा रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण पर बहुत जोर दिए जा रहे हैं और इसके लिए मतलब हर राज्य सरकार जो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाह रही है। बिहार सरकार ने भी देखेंगे ये अपने लक्ष्य से कहीं ज़्यादा जा करके वृक्षारोपण इस बार किया, तो आप इसकी चर्चा करेंगे। वन जीवन अभयारण्य के में आप कह सकते हैं तमाम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनोसोरस गैंडा, प्रोजेक्ट जो है क्रोकोडाइल, ये सब शुरू किए गए। और बिहार के स्तर पर देखिए बेटा तो 2 चीज़ों को आप जलीय जीवों में अगर देखेंगे तो आप उसको कह सकते हैं कि अभी डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर बहुत काम किए जा रहे हैं। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है, प्रजनन केंद्र भी बहुत बनाए गए हैं। गेंडा प्रजनन केंद्र जो है हमारे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनाया गया है। इन सब की चर्चा कर दीजिए और प्रोजेक्ट टाइगर का इफेक्ट बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया इसके बाद से भारत जो है इस वर्ष के जो टाइगर की गणना हुई है उसमें भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ वाला देश बन गया। तो आप इन सब को करके परसेंटेज बताएं कि वन का प्रतिशत जो है लक्ष्य है हमारा है उसको हम कितना अभी पीछे हैं, इसको हम देते हुए हम तेज़ी से कैसे बढ़ रहे हैं वनारोपण में, वो आप आंकड़े सहित देंगे, प्रमाण देंगे
तो निश्चित रूप से आपके अंक बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1988 में बनाई गई, इसकी भी चर्चा कर देंगे। तो ये 48 का जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में, और पर्यावरण के क्षेत्र में आप तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी चर्चा कर सकते हैं, आप जलवायु सम्मेलन की चर्चा कर सकते हैं। ये तो एस्पेक्ट्स आप कैसे जोड़ते हैं उसको ध्यान में रखना। आप थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देंगे, एक लाइन ही लिख देंगे। ठीक है। इससे चूंकि समय कम रहता है जो आप उतना बृहद लिख पाए, लेकिन थोड़ा ही सा संक्षिप्त में एक लाइन में ही उसको समाहित करना हो तो हर एक बातें लिख देंगे कि इस डायमेंशन को भी जान रहा है, परीक्षक भी जान रहा है, इतने कम समय में इसको लिखना है, लेकिन वो आपका एक शब्द ये बता देगा कि इस लड़के को इसमें चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, पता है इसको। ठीक है। बस आपको परिचय कराना, हाईलाइट करने हो तो उसी तरह आप एकदम बिल्कुल बोल्ड में करते चलिए, लिखते चलिए, पॉइंट वाइज करके लिखते चलिए, वो देखिएगा आपको अधिक से अधिक नंबर आएगा। ठीक है। अब हम आए अनुच्छेद 49 पर बात करें तो राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्थलों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। अब देखिए ये जितने भी ऐतिहासिक धरोहर वाली चीज़ें हैं उनका संरक्षण करना जो है वो पुरातात्विक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये काम करता है। ये काम तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें कितने धरोहर राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाते हैं और उसको संरक्षित करने का काम सरकारें किया करती हैं। ठीक है। तो आप इसको दे देंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कई ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करती है। जितना भी ऐतिहासिक स्मारक है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं ताकि पर्यटन के क्षेत्र में हम अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकें और उसको संरक्षित कर सकें। ठीक है। अब उसके तहत जितने मॉन्यूमेंट्स हैं सबको संरक्षित करना है। ठीक है। आपको मौलिक कर्तव्य में भी आपको दिया गया कि राष्ट्रीय स्मारकों को आप संरक्षित करने में आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कर्तव्य में भी हम इसकी चर्चा करेंगे, इसलिए कर रहे हैं कि राज्य का भी कर्तव्य है कि उसको संरक्षित करें और हमारा भी कर्तव्य है कि उसको संरक्षित करने में हम मदद करें। ठीक है। ये ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि आप जाते हो, ठीक है, आप घूमने जाते हो। ठीक है। खासकर जो है युवा वर्ग जो है वो घूमने जब जाता है, हम लोग जैसे उम्र वाले व्यक्ति तो कभी ये सारे काम नहीं कर सकते और जो पढ़ लिख गया वो तो नहीं कर सकता है। अब पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा करते हैं ऐसा काम, लेकिन वो करते क्या है, वो अति उत्साह में कर जाते हैं। जाइएगा तो लिख देगा मन्नू वेट्स तन्नू, आई लव यू, खूब मॉन्यूमेंट्स में लाके कुरेद के लिख देते हो, एकदम शाहजहाँ का और जो है प्रेम जो है वो प्रदर्शित हो जाए, मेरा भी अमर हो जाए। तो वो काम नहीं करना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, हमको संरक्षित करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है। इसके संरक्षण के लिए 1951 में एक कानून भी बनाया गया है, ये भी आप चर्चा कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 50 पे। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा, यानी राज्य अपनी नीतियों से इस प्रकार का प्रयास करे कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है, बड़ा मुश्किल है। राज्य सरकार जो केंद्र सरकार जो होती है वो न्यायपालिका के ऊपर एक दबाव डालती है, न्यायपालिका कभी कार्यपालिका के ऊपर दबाव डालती है। पृथक का प्रयास वाली जो स्थिति है, दोनों एक दूसरे का कभी कभी गठजोड़ हो जाता है तो आम जनता पिसती है। ठीक है। क्योंकि राज्य अगर मेरे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हमको जाना कहाँ है? न्यायपालिका के समय, वही हमको संरक्षित कर सकती है। और लेकिन कभी ऐसा होता है कि कार्यपालिका के साथ गठजोड़ अगर न्यायपालिका की हो गई, ठीक है, तो आपको न्याय नहीं मिल पाएगा और कभी कभी आपको दिखाई भी पड़ता है। यह आपके स्वतंत्र सोच पर मैं छोड़ता हूँ कि कब आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है।
आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत बार ऐसे दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर न्यायपालिका भी बायस्ड हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको लगेगा ये बर्बस, कभी कभी दिखाई पड़ता है ऐसा कि आपको कार्यपालिका और उनके दबाव में आकर के न्यायपालिका भी कुछ इस प्रकार के निर्णय ले लेती है। व्यक्ति है ना, न्यायपालिका में जस्टिस भी कोई व्यक्ति है। हालांकि न्यायपालिका में जब भी कुर्सी पर कोई बैठे तो न्याय करने बैठे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि न्यायालय की अब मानने वाली बात भी कहीं नहीं हो जाएगी, ये भी दिक्कत है। चलिए, तो इसके आप कह सकते हैं, इसका क्रियान्वयन कर सकते हैं कि कैसे राज्य ने किया। तो जिला स्तर पर जो कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको न्यायिक शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, अब उन न्यायिक शक्तियों को कुछ हद तक ले लिया गया और वो अब सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट्स और इन सबको दे दिया गया और उनके अधिकारों में कर्टेल किया गया, ताकि कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका वाले में चीज़ों में न हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे जिला स्तर पर कुछ न्यायिक शक्तियों में से कार्यपालिका के कार्य को संपन्न कराने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC में किया गया संशोधन अनुच्छेद 50 का अनुसरण है। ठीक है, उसमें संशोधन किया गया CRPC में और उनके अधिकार से कुछ चीज़ें ले ली गई और न्यायपालिका को दे दी गई। तो ये दिखाता है कि राज्य न्यायपालिका के और कार्यपालिका के बीच में पृथक करने का प्रयास करेगा। ये इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आप इसको लिख सकते हैं। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि के प्रति आदर रखना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना राज्य का कर्तव्य है। राज्य प्रयास करेगा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति और सुरक्षा, तो आप ये लिख सकते हैं सदैव भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता रहता है। ठीक है, शुरू से ही वो निरपेक्षता की नीति बनाना, पंचशील सिद्धांत को लागू करना, ये शुरू से हमारा रहा। नेहरू जी के समय से ही पंचशील सिद्धांत से लेकर के ही हम लोग लगातार जो है शांति के लिए की बात करते थे। आज भी हमारी शांति की बात करते रहते हैं। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, चीन को कहा कि हम जो है युद्ध नहीं बुद्ध की नीति से काम लेना चाहते हैं। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन की बात है। ठीक है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता पर चोट पहुंचाएगा तो हम लोग आक्रामक भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, संप्रभुता पर चोट नहीं लगा, हम पहले कोई कार्य नहीं करते हैं, किसी के संप्रभुता पर चोट पहुंचाते हैं। ये तो हमारी नीति रही है, शुरू से ही रही है। वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति हमें सदैव से रही है। और बुद्ध और जैन और तमाम धर्मों के हम जो हमारे सनातन जो धर्म हैं वो सब का यही है सद्भाव, आपसी सद्भाव पर हमको जोर देना है। और यही हमारी सामाजिक संस्कृति की पहचान है। पूरे भारत में अगर आप देखें तो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है विश्व में हम जाने जाते हैं कंपोजिट कल्चर के लिए। विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको हम लोग अपने सद्भाव को प्रदर्शित भी करते हैं अपने कृत्यों से। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इन सब की बातें हम लोग इसी 51 के अनुच्छेद के अंतर्गत में करते हैं। साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसको भी मानते हैं, उसको भी हम लोग क्रियान्वित करते हैं। संधि अगर हुई तो उसका सम्मान करते हैं, उस संधि का उल्लंघन नहीं करते हैं। जब उल्लंघन करता है तो उसको इंगित करते हैं कि आपने ये जो संधि है उसका आपने उल्लंघन किया है। तो जो LAC और LOC किया गया ये संधि है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये लाइन एक्चुअल कंट्रोल है। ये कहा गया कि ये इसको आप हम लोग मेंटेन करेंगे, यथास्थिति बनाए रखेंगे जब तक कि विवाद सुलझ ना जाए। यानी हम लोग विवाद सुलझाने का लगातार बायलैटरल टॉक चलता रहता है। जैसे अभी भारत और चीन के बीच में आप देखेंगे कि सेना के स्तर से लेकर के सरकार के स्तर तक बातचीत डिफरेंट लेवल पर चलती रहती है और उसको हम लोग शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए हमेशा प्रयासरत राज्य रहा है। और ऑलवेज हमारी नीति रहती है कि हम इसमें युद्ध की नीति को ना अपनाएं बल्कि बुद्ध की नीति को अपनाएं। तो ये बेटा हमारा था अनुच्छेद 51। ठीक है।
इतनी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की थी। हम अगले सेगमेंट में जब आएंगे तो मौलिक कर्तव्य को लेकर के आएंगे, पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और इस पर जो प्रश्न बनते हैं मैं उसको ऑब्जेक्टिव के ख्याल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनके लिए अलग सेगमेंट्स ले करके और किसी दिन जो है मैं आपके टेस्ट सीरीज वाले में उसको ले करके आ जाऊंगा, ताकि आप लोग का उसमें वो सवाल जितना है ऑब्जेक्टिव वाले वो बन जाएं, और जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका कंप्लीट इसी प्रकार चैप्टर वाइज तैयारी होता रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो बेटा तो उसको लाइक भी करो और अन्य बच्चों तक पहुँचाओ। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से इसमें सहयोग करेंगे। और आपको और क्या मैं निर्देश दूँ, पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। और कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति से बहुत लोग की अपेक्षाएं जब होती हैं, सबको संतुष्ट करना में थोड़ी विलम्ब जरूर हो जाती है। इसके लिए थोड़ा धैर्य रखना बेटा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा सेवा में भी हूँ, आप लोग को भी संतुष्ट करना है और अपने परिवार को भी संतुष्ट करना है, तो सबको लेके चलने में तो थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ी उसी में संयोजन करने में मैं अपने आप को भी संयोजित करना है, तो इसको सबको कोऑर्डिनेट करके चलने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। चलिए फिर हम अगले सेगमेंट में मिलते हैं। धन्यवाद।